अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। अब जैसे अगर आप रिटायरमेंट देखते हो ना, देखो रिटायरमेंट ना एक प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लान प्रोसेस है कि मुझे कब रिटायरमेंट लेना है ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन डेथ अनसर्टेन है, अनप्लान्ड होती है। तो जब भी आप रिटायरमेंट के क्वेश्चन देखते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा या तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा होगा या एंड ऑफ द ईयर दे रखा होता है। लेकिन जब आप डेथ के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें बिगिनिंग और एंड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। भाई हम सोच के थोड़ी कि अच्छा फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है अभी चले जाते हैं छोड़ के दुनिया, या फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है चलो अब चले जाते हैं छोड़ के दुनिया, अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। भाई तुम अकाउंटिंग के हिसाब से थोड़ी ना उसकी मर्जी चलती है ऊपर वाले की मर्जी तो अपनी मर्जी से चलती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा था और किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ऐसा रिटायरमेंट में भी हो जाता है कई बार। कभी इमरजेंसी रिटायरमेंट भी तो ले लेते हैं लोग। भाई ठीक है हमने प्लान कर रखा था लेकिन अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द रीजन। तो अगर रिटायरमेंट या डेथ, भाई डेथ तो देखो कभी भी हो सकती है, अगर ये चीज ड्यूरिंग द ईयर होती है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? प्रॉफिट तो हम एट द एंड बांटते हैं ना, जब पूरा साल खत्म हो जाता है तब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कभी अगर ये इवेंट चाहे रिटायरमेंट का इवेंट हो चाहे डेथ का इवेंट हो, अगर ये बीच में ही हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं देखो अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, ऐसी हवाबाजी में अकाउंट्स नहीं होती है। अब अकाउंट्स में हर चीजें लॉजिकल बेस्ड होती हैं, पैटर्न बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो उससे हमने चीजें क्या निकाली, अच्छा रिटायरमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर भी हो रहा है ना तो एटलीस्ट मंथ के कंप्लीशन पे होगा, भाई एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर बिगनिंग ऑफ द मंथ होगा। बट डेथ ना किसी भी दिन भी हो सकती है। भाई जैसे कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, किसी की 16 अगस्त को डेथ हो गई तो डेज वाइज भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है, रिटायरमेंट एंड डेथ ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बांटा जा सकता है। लेकिन मेन मुद्दा आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे आप? क्योंकि प्रॉफिट के लिए आप एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक। तो यहाँ पर हम देखो क्या है किस्सा कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस, देखो सिर्फ प्रॉफिट ही थोड़ी हो सकता है लॉस भी हो, तो प्रॉफिट और लॉस अगर दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है ड्यूरिंग द ईयर तो दो सिचुएशन पहले आपको देखनी होंगी। पहली सिचुएशन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। कई बार क्या होता है कि ठीक है जब डेथ हो गई है ना, जैसी डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गई, हमने डिसाइड कर लिया कि यार ठीक है हम अभी बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अब तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। हाँ ड्यूरिंग द ईयर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ली। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही ली तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही यूज करेंगे, फिर उसे अकाउंट के थ्रू बांट देंगे। और उस अकाउंट के थ्रू बांटना आपको आता ही है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। मैंने आउटगोइंग क्यों लिखा? जा रहा है, जा चुका है, कुछ भी कह लो, चाहे रिटायरिंग हो चाहे डिसीज्ड हो, कुछ भी हो, तो टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्यों हमने कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया? क्योंकि आप उन्हें प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट देने से कैपिटल इंक्रीज होंगी और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक। तो फर्म ने अपना प्रॉफिट उस आउटगोइंग पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट सौंप दिया इसी अकाउंट से, ठीक। वहीं पे अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आप एंट्री पास करो। सो आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अब आता है कि यार हम क्यों अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, भाई हमारा तो बिजनेस चल रहा है, खामखा में एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई हैं बट उसको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, रिटायरिंग हो चाहे डिसीज्ड हो, भाई पैसा तो हमें देना पड़ेगा, लॉस भी बियर कराना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके थ्रू अकाउंटिंग होती है, लेकिन उसमें भी कुछ किस्से हैं रेशो के रिलेटेड, उसमें भी कुछ बातें हैं जो हमें अभी समझनी होंगी। तो हम अब इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था कि मैं लिख सकती, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से बांटोगे। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आउटगोइंग पार्टनर, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट यूज करना है, ठीक है। लॉस के केस में आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से इस चीज को डील करना होगा, जिसके अभी कुछ केसेस हैं, ठीक है।
तो अब सेकंड केस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला कर रहे थे, अब उसमें ना दो चीजें आपको यहाँ पर देखनी होंगी कि आपके जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर मतलब भाई कुछ लोग रिटायरमेंट ले ली, चाहे एक ने ली, दो ने ली, जितने भी लोग ले सकते हैं रिटायरमेंट, एक रिटायरिंग पार्टनर चला गया या डिसीज पार्टनर हमारा चला गया। अब जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो पार्टनर आगे उस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, वो अपनी रेशो को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। रेशो को चेंज करना या ना करने का मतलब है कि सपोज करो तीन पार्टनर्स थे एक्स, वाई और जेड, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में, ठीक है। मैंने कहा वाई चला गया, वाई की रिटायरमेंट हो गई, तुमने वाई का शेयर हटा दिया। एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि अब से आपस में हम 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करेंगे, तो यहाँ उन्होंने रेशो बदली, इसे बोलते हैं रेशो का बदलना। बट यही सिचुएशन अगर मैं यहाँ बोलूं कि 3:2:1 थी हमारी रेशो, वाई की रिटायरमेंट हुई, बट इन्होंने कहा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कि आगे भी इनकी रेशो क्या रहेगी 3:1, तो यहाँ रेशो बदली नहीं है। तो अगर आप रेशो बदल लेते हो तो बदलने के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी यूज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपस का रिश्ता ही बदल दिया। और जब रिश्ता बदला है ना, तो कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस करेगा। ये सारी बदल गई तो जब भी रेशो चेंज होती है ना, तो भाई किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। देखो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस है ही, क्योंकि उसने तो अपना शेयर छोड़ दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी रेशो को चेंज किया है, तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना फर्म, भाई देखो वो तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग होता है, क्योंकि उसने अपना शेयर छोड़ दिया। यहाँ पे वाई रिटायरिंग है या डिसीज्ड है, उसने तो अपना शेयर छोड़ दिया ना, तो वो तो छोड़ के जाएगा, वो तो सेक्रीफाइसिंग है, कंफर्म्ड है। बट उसके छोड़ के जाने की वजह से किसी को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि रेशो चेंज हुई है। तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज ही नहीं करेंगे। वहां अगर प्रॉफिट होगा तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर देगा, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और वहीं पे अगर लॉस आप बियर करा रहे हो, लॉस का किस्सा है, तो आप रिवर्स एंट्री पास करेंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। इन दैट केस सेक्रीफाइसिंग और आउटगोइंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द गेनिंग पार्टनर। क्लियर बात यहां तक? ठीक। अब वहीं पे मैं कहूं रेशो चेंज नहीं हो रही, रेशो चेंज नहीं हो रही, आपको पता चल गया 40,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू आउटगोइंग पार्टनर, सिर्फ उसको दे दो उसका पैसा, सारे मांगते हैं तो सबको दे दो, ठीक है। उसी तरीके से लॉस का किस्सा हो तो आउटगोइंग रिवर्स एंट्री आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, रेशो चेंज होती है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं किया जाएगा। बट अगर रेशो चेंज नहीं होती है और ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है, तो आपने अकाउंट्स भी नहीं बनाए अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज करना है। प्रॉफिट के केस में आप डेबिट कर देना सस्पेंस को, और लॉस के केस में क्रेडिट। अच्छा समझ आ गई? पक्का? हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि जब किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कभी भी साल के बीच में, चाहे वो किसी भी दिन हो, चाहे किसी भी मंथ के एंड में हो या स्टार्टिंग में हो, तो किस तरीके से काउंटिंग करनी होती है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बांटा जाता है, नहीं हुए होते तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ जाता है। उसमें भी दो केसेस होते हैं, रेशो चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है। ये सब चीजें तो हमने सीख ली है। अब ये कैलकुलेशन करनी कैसे है? इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। या तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है या सेल्स के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है, और इसका एक और नाम भी है जिसे बोलते हैं टर्न ओवर बेसिस, ठीक है। बात एक ही है, चाहे कुछ भी लिखा हो। अब टाइम बेसिस का मतलब है कि देखो ड्यूरिंग द ईयर डेथ या फिर रिटायरमेंट हो तो गई है, बट प्रॉफिट तो एट द एंड में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो हमें बता देते हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट को लेट करके चलना है, आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है या आपको कुछ प्रॉफिट्स का एवरेज लेके चलना है। तो वो क्वेश्चन में पूरी कहानी गिवन होती है। तो आपने वो प्रॉफिट लिया, इनटू उतना टाइम पीरियड लेना है जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं होती या जब तक डेथ नहीं होती, यानी कि जब तक वो उस फर्म में था, चाहे रिटायरमेंट के केस में हो चाहे डेथ के केस में हो। सो मंथ्स अप टू द डेथ और रिटायरमेंट, और मंथ्स की जगह पर अगर कभी डेज में डेटा हो तो आप डेज भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू हिज शेयर और उसका जो भी शेयर होगा। नेक्स्ट सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन ही सेल्स के बारे में दे रखी होगी कि सपोज करो हमारी 10 लाख की सेल है, 10 लाख की सेल करके हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो बताना कितना परसेंट है जो प्रॉफिट है, ये कितना परसेंट हुआ, 10% प्रॉफिट। तो यहां पर हमने इस चीज को बेस मान लिया,
कि हमें जितनी भी सेल होती है ना, हम उसका इतना परसेंट प्रॉफिट मान लेंगे कि हमने कमा लिया है। कब तक? जब तक वो फर्म में रहा। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू डेथ और रिटायरमेंट, यानी कि जब तक वो रहा उस बिजनेस में तब तक की सेल्स कितनी होगी इनटू हिज शेयर। यहाँ पे टाइम का कंसिडरेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम का कंसिडरेशन इस सेल्स ने ही दे दिया है, ये है ही उतने मंथ्स की सेल जितने मंथ्स तक हो रहा, तो अल्टीमेटली अपने आप ही आ गया ना। कई बार हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकालनी पड़ती है सेल्स की, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो बस इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम अभी क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हैं। Amrit, Bhanu and Charu were partners in a firm sharing profits equally. Bhanu retired on 30th September 2023. Profit till the date of retirement was to be estimated based on last year profit. देखो अब तक की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो 3 पार्टनर है, अमृत, भानु और चारू, इक्वल शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस। भानु की रिटायरमेंट हुई है 30th सितंबर को। कितने मंथ्स तक रहा वो बिजनेस के अंदर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स तक। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट ईयर के बेसिस पे, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वाज 3,60,000, वो आपने बता भी दिया उन्होंने। सो यू हैव टू कैलकुलेट द भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। 2 केसेस हैं जब दोनों के बीच में रेशो चेंज नहीं होती है, पहला केस, और दूसरा केस है जब रेशो चेंज हो जाती है 3:2, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी है। अब देखो, चाहे रेशो चेंज होती है चाहे रेशो चेंज नहीं होती है, मुझे जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो ये कौन सा केस है, टाइम और सेल्स। टाइम बेसिस है, टाइम सेल्स के बारे में कोई बात ही नहीं, तो इसका मतलब सेल्स बेसिस तो नहीं है। दूसरी बात, चाहे कोई सा भी केस हो, आप टाइम और सेल्स, सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो हम पहला काम यही करते हैं, ये सब काम तो हम बाद में देखेंगे कि व्हाट इज द भानु's शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1,60,000 भाई, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। आप उसे प्रॉफिट दोगे जब तक वो रहा, 6 महीने का, तो आप करेंगे 6/12 इंटू, और ये तीनों का प्रॉफिट है। आप पहले से किसका प्रॉफिट बनाएंगे? भानु का। किया है आपका 60,000, ठीक। अब आती है एंट्री, नॉट चेंज। अगर रेशो नहीं चेंज होती, और क्योंकि ये एक प्रॉफिट है, तो इसे कौन से अकाउंट से देना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? भानु को। भानु's कैपिटल अकाउंट कितना देना है भाई? 60,000। नेक्स्ट, दूसरे केस में उन्होंने बोला भाई रेशो चेंज होती है, और रेशो चेंज होके हो गई है 3:2। अब हमें रखनी होगी यहाँ पे एंट्री कौन सी? प्रॉफिट। रेशो चेंज हुई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो हमें यहाँ पे निकालनी होगी गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। किस किस की निकालोगे? अमृत। अमृत की न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो है 1/3। एलसीएम लोगे 15, 9 माइनस 4, 4/15, ये कर रहा है गेन, क्योंकि न्यू शेयर ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम है। उसी तरीके से चारू के लिए कैलकुलेट करोगे इसी चीज को, न्यू रेशो 2/5, ओल्ड रेशो 1/3, एलसीएम आया 15, 6 माइनस 5, 1/15, ये आ गया गेन। तो गेनिंग रेशो आ गई है 4:1। आपको बांटने 60,000 इस 4:1 में। गेनिंग पार्टनर का नाम मिल चुका है, एंट्री कर दो, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? भानु's कैपिटल अकाउंट। 60,000 बांटने कौन सी रेशो में? 4:1, तो ये आ जाएगा आपका 48,000 और 12,000, बस हो गया। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 55, योगेश, नरेश एंड पवेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। नरेश रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। अब बताओ कितने टाइम बाद उसने रिटायरमेंट लिया? 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड। मेन पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूल आता है। एंड एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट द प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एज 7,20,000। उस दिन प्रॉफिट 7,20,000 था जिस दिन हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं। फर्स्ट केस इज पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। अगर प्रॉफिट है तो आपको एंट्री करनी है। सेकंड केस में उन्होंने कह दिया अगर लॉस हो जाता 3,60,000 का, तो क्या आप एंट्री करते? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी है। अब हमें कुछ और अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, बस एक काम हमें करके रखना है, क्या कि हमें
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री करनी है सभी पार्टनर्स के लिए। देखो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती है ना, सबको उनका प्रॉफिट आप बांट देना, ये नहीं कि सिर्फ आप रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को दे रहे हो, सबको दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तीनों के अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, इसी क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो 7,20,000 को बांटना है 2:1 में, तो 2,88,000, 2,88,000 और 1,44,000। उसके बाद सेकंड केस में उन्होंने कहा अगर लॉस हो गया है तो क्या करोगे, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। अब हमें बांटना है 3,60,000 का लॉस, तो रेशो तो सेम ही रहेगी 2:2:1, तो ये आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 और 72,000। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जब अकाउंट्स प्रिपेयर्ड किए जाते हैं तो बस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आपको एंट्री करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सी डाइड ऑन 30th जून, ये हमारा डेथ का क्वेश्चन आ गया। सी की डेथ हुई और देखो कितना भला मानुष था कि 30 जून को डेथ हुई है, बीच में किसी दिन हमें छोड़ के नहीं गया है वो, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर, अब यहाँ पे सेल्स की इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास, और ये सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2023। अब आप एक बात समझो कि उसकी डेथ हुई है 30th जून को 2023, इसका मतलब कौन से सेशन की बात हो रही है, 23-24, और आपको प्रॉफिट और सेल दे रखा है 22-23 का। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल टू जून 2023 वर 1,50,000। अब ये कौन सी वाली सेल है, जिस टाइम तक वो बिजनेस के अंदर रहा, अप्रैल से लेकर जून, यानी कि 3 महीने की सेल आपके पास 1.5 लाख। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख रुपए का, लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी थी 10 लाख रुपए की। सेल्स जब तक कि वो सरवाइव किया बिजनेस के अंदर वो 1.5 लाख रुपए की है, उसका शेयर हमारे पास है। तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम कोई परसेंटेज ही निकालेंगे। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, 1 लाख अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स वो है हमारे पास 10 लाख, ये दे रखी है आपको, इनटू सेल्स अप टू द डेथ। सेल्स अप टू डेथ है हमारे पास 1,50,000 इनटू हिज शेयर, उसका शेयर है बिजनेस के अंदर 1/5, ये आ गया 3,000। ठीक है, उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन पूछी थी, अगर वो एंट्री पूछते तो आप कौन सी एंट्री करते भाई? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है? नहीं, तो एप्रोप्रिएशन का तो किस्सा खत्म। बात आती है सस्पेंस की। सस्पेंस भी तब यूज करना है जब रेशो चेंज नहीं हो रही, तो रेशो चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो सस्पेंस ही होगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस हो गया आपका काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, सो आभा, बिना एंड चंदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आभा died on 1st July 2023. The partnership did provided that Abha's executor are entitled to a share of profit till the date of death calculated on the basis of sales for the immediate previous year. लंबी चौड़ी एक बारी में एक सांस में इंग्लिश बोल डाली उन्होंने, सिंपल सी बात बोली कि आभा को जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो पिछले साल की सेल्स के हिसाब से मिलेगा और उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। ठीक है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट ईयर की सेल्स आपको दे रखी है 12 लाख रुपए की, और उसी साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको 3 लाख रुपए का। अब यहाँ पे जो एक बात शुरू होती है उसी के लिए ये क्वेश्चन में करा रही हूँ। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। हमारी सेल्स ये दिखा रही है कि भले पिछले साल तो 12 लाख की सेल्स हुई है, इस साल हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद 20% से सेल्स और बढ़ जाए, एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। लेकिन जो प्रॉफिट है वो सेम परसेंटेज से ही हम कमाएंगे। ठीक है, हमारे लिए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें पूरा फॉर्मूला पता है। बात यह है कि अब यहाँ पर सेल चेंज हो गई है,
उन्होंने हमें वहां तक की सेल नहीं दी जहां तक के लिए वो सरवाइव किया फर्म के अंदर। तो यहाँ हमें क्या काम करना है, इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगी कि भाई सेल्स कितनी होगी इस साल। आप क्या कह रहे हो, आपने एक नई बात बोल डाली यहाँ पे कि आपकी सेल जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो चलो लेट एज्यूम कि हम कितनी सेल हो सकती है, सेल्स फॉर द ईयर कौन से विद 20% ग्रोथ ट्रेंड, जो आपने बात कही उसके हिसाब से सेल्स कितनी होनी चाहिए। भाई एट प्रेजेंट 12 लाख की सेल है, आप कह रहे हो कि जो सेल्स है वो बढ़ सकती है कितने से, 20% से बढ़ सकती है, तो 12 लाख का 20% ही होगा। तो बेसिकली सेल्स कितने की हो जाएगी, 12 लाख प्लस 2,40,000, इसका मतलब सेल्स हो जाएगी आपकी 14,40,000। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक। अब उसके बाद ये तो हो गई भाई पूरे साल की सेल, मुझे चाहिए सेल्स अप टू 1 जुलाई। ठीक है, तो 14,40,000 इंटू कब तक रहा वो, अप्रैल मई जून, एक ही जुलाई को ही हो गई डेथ, तो 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हुए, 3,60,000। ठीक, मुझे सेल्स ही पता चल गई, पर सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट होता है ये तो मुझे जानना होगा। आप कह रहे हो आपको पिछले साल 12 लाख की सेल हुई थी तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज सेल्स। भाई आपको लास्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और 12 लाख की सेल हुई, तो इसका मतलब आपको हुआ 25% का प्रॉफिट। ठीक, तो बस हमारा काम आसान हो गया। अब हम निकालेंगे आभास शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, 360 का 25। भाई 3,60,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, आप इसका पहले 20% निकालेंगे इनटू सिर्फ उसका शेयर, क्योंकि सबका प्रॉफिट है ये 5/10, तो ये आ गया आपका 45,000। ठीक है, अब हमें इसकी जर्नल एंट्री भी देनी है, तो बताइए जरा जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्या अकाउंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, लिखा है क्वेश्चन में? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रेशियो भी चेंज नहीं हुई है, तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, आभास कैपिटल अकाउंट, कितना 45,000। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसके साथ हमने अपना ये जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली ये वाला टॉपिक डेथ से ज्यादा पूछा जाता है, रिटायरमेंट से इस वाले टॉपिक के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा डेथ वाले चैप्टर से ही करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हमने प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखे हैं, एक साथ सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, बट जब सिंगल जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है वो आज हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है ना भाई, आपने उसको पैसा देना है, बट आप उसको वो पैसा नहीं दे सकते, आपको पैसा किसको देना पड़ता है, उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूटर को पैसे कैसे दिया जाएगा, कैसे वो कैलकुलेशन होगी, तो बेसिकली वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, यहाँ पे मैंने बेसिक वो चीजें लिखी हैं जो ज्यादातर आपके पास आएंगी ही आएंगी। ठीक है, जैसे कि आपका ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले आप अपने डिसीज पार्टनर को क्या दोगे कि आपके पास फिलहाल उसकी कैपिटल में बैलेंस कितना है। जिस दिन मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास उसका कुछ कैपिटल बैलेंस रहा होगा, तो आप उस कैपिटल बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। समटाइम्स ये कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड में भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। ठीक है, जब वो एसेट साइड में लिखा होगा। एसेट्स का मतलब होता है कि पार्टनर ने फर्म को पैसा देना था। अच्छा, समटाइम्स उनके करंट अकाउंट दे रखे होते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट हो सकता है आपको एसेट साइड में लिखे हुए हो, तो वो आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो डेबिट साइड में। उसके बाद आपको डिसीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है अप टू द डेथ, मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हुई है तब तक आपको उसको उसका प्रॉफिट का शेयर देना होता है, जो आप कौन से अकाउंट से देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी दिया है। बिल्कुल सही बात है, बट बहुत रेयर केस में आएगा कि आपको वो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो उसको जो भी रेयर्स वाले हैं वो मैं अभी यहाँ पे रेड पेन से लिख रही हूँ कि अगर कभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए हैं, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं
तो आपने अप्रोप्रिएशन से देना है, अदरवाइज आप सस्पेंस से ही देते हो, ठीक है। बट सस्पेंस भी कब यूज होगा, जब रेशो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर रेशो चेंज हो जाती है तो गेनिंग पार्टनर्स देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, यानी कि किसी भी तरीके का आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व है जो इसमें उस पार्टनर का हिस्सा था, तो आप उसको उसका हिस्सा दोगे उसकी ओल्ड शेयर के हिसाब से ही। उसके अलावा वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेंगे। आपने जो उसकी कैपिटल इस्तेमाल करी है अब तक, उसके ऊपर हो सकता है आपको इंटरेस्ट भरना पड़े, क्वेश्चन में बोलेंगे तो, और ये भी देना होता है अप टू डेथ। उसी तरीके से हो सकता है उसने साल में कुछ ड्राइंग्स करी हो, ठीक है, तो ड्राइंग्स करी होंगी तो 2 बैंक लिख देना, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी उतने अमाउंट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना पड़ सकता है उसके ऊपर आपको। ऐसा भी तो हो सकता है लॉसेस दे रखे हो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा, तो आप यहाँ पे लॉसेस उससे कंपेंसेट कराओगे। फिर अल्टीमेटली आप एक निकालोगे नेट इफेक्ट, भाई नॉर्मल जो बैलेंसिंग आप करते हो, तो जब ये आप नेट इफेक्ट निकालोगे डिफरेंस, यानी कि क्रेडिट का टोटल करके इसमें से डेबिट माइनस करोगे, तो यहां पर आ जाएगा अमाउंट कि कितना पैसा आपने डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे करना है, ठीक है। मोस्टली इसी साइड में आएगा ये अमाउंट कि आपको जो भी पैसा उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है वो आपके इस साइड में ही अपीयर होगा। बहुत रेयर केस में होगा कि कई बार पार्टनर को भी पैसा देना पड़ जाता है, किसको, फर्म को, तो फिर इधर बैलेंस निकलेगा। एक और रेयर केस बताती हूँ, कई बार यही पार्टनर ने ना लोन भी ले रखा होता है फर्म से, भाई हो सकता है इसने ड्यूरिंग द ईयर कभी कोई लोन लिया हो, तो अगर इसने लोन लिया है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे आप 2 पार्टनर्स लोन के नाम से, ठीक है। ये कौन सा लोन है, लोन, तो ये लोन दोनों साइड में हो सकता है। भाई अगर इधर साइड में आप लोन लिख रहे हो 2 पार्टनर्स लोन, इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, तो उसकी कैपिटल में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, ये आपको एसेट साइड में दिखता है। उसी तरीके से अगर यहां पार्टनर्स लोन है तो इसका मतलब दिस इज द लोन बाय पार्टनर टू फर्म, उसने फर्म को लोन दे रखा था तो फर्म उसे कंपेंसेट कर रही है, तो ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर आपका फॉर्मेट है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इससे रिलेटेड 2 से 3 हम क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा उसी से। So page number 6.32, question number 25. Question है, इकबाल and Kamal are in partnership sharing profits and losses in ratio 3:2. 2 ही पार्टनर है और उनकी जो रेशो दे रखी है हमें वो दे रखी है 3:2. Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. तो हमें क्वेश्चन में जो 2 रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि एक तो रेशो पता चली 3:2 और किसकी डेथ हुई है और कितने टाइम बाद डेथ हुई है, नई बैलेंस शीट बनने के 3 महीने बाद। According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या क्या पैसा देना है। His capital as per the last balance sheet, उसकी बैलेंस शीट में उसका जितना कैपिटल का बैलेंस था, इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, भाई जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट रहे होंगे उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद his drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period। अब उन्होंने कहा कि जितने की भी उसने ड्राइंग करी होगी ना उस पर 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, हालांकि उन्होंने तो खुद ही कह दिया रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड कि आपको यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं देखना, बट उन्होंने 2% लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं लगा, और वैसे भी जब पर एनम वर्ड नहीं लगा होता ना तो हम टाइम कंसिडरेशन देखते भी नहीं है, मतलब फिर हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको लास्ट 3 इयर्स के, और आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 25,000, 30,000। कमल की कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट है हमारे पास 40,000, उसकी ड्राइंग्स दे रखी है 5,000 की। हमें कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं डेथ के चैप्टर में से कुछ मेन चीजें आपको बताती हुई चल रही हूँ हर बार कि आपको कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रही हूँ ये बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, और अभी एक और कराऊंगी लोन अकाउंट। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से डेथ वाले चैप्टर में समझने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। सबसे पहले हमें क्या करना है, यस ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं एज पर हिज लास्ट बैलेंस शीट। कितना है वो
ये आपको दे रखा है 40,000, आपको नीचे दे रखा था कि उसकी कैपिटल का बैलेंस एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। साथ साथ आपको यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग्स भी प्रोवाइड की थी, 5,000 की ड्राइंग्स थी, और हाथों हाथ इंटरेस्ट लगा के चलते हैं क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि 2% का आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, 5,000 का 2% कितना हुआ, 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या करना था, आपको निकालना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए कौन से अकाउंट से आप उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, गेनिंग पार्टनर्स, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि अभी अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं। हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में लिखा है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखो तो 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 इंटू कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और उसका शेयर फॉर्म में कितना है, तो उसका शेयर है 2/5, तो ये आएगा आपका 3,000, ठीक। उसके अलावा आपने अपने इस पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखो तो आपके पास 40,000 की कैपिटल है, 3% का आपको इंटरेस्ट लगाना है 3 महीने के लिए, तो यह है आपका 300। बस आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया, ड्राइंग्स भी दे दी, ड्राइंग्स भी आपने उसके अकाउंट से एडजस्ट कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपने लगा दिया उसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रोवाइड कर चुके हो। अब आपको लास्ट काम करना है क्या, आपको लिखना है यहाँ पर बैलेंस करके कि आप उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा पे करोगे, जो आप निकालेंगे बैलेंस करके। तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 43,300, और 5,100 आप माइनस करोगे तो ये आएगा 38,200, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, 4 और 6 में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। So question number 26 is Kareem, Salim, Rahim, the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st October 2019, Kareem died. On Kareem's death, the goodwill of the firm was valued at 3,50,000. Kareem's share in the profit of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. तो यहाँ पे 2 बातें निकल कर सामने आती है। एक तो उन्होंने दिया गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म से आपको मिलेगी करीम शेयर ऑफ गुडविल, और उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि करीम का जो प्रॉफिट शेयर है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कि पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं आपको, कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बेसिस पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। The total amount payable to Kareem's executor on his death was 7,35,000, और हमें टोटल करीम के एग्जीक्यूटर को 7,35,000 पे ऑफ करने हैं, और ये हमने 15 अक्टूबर को पे कर दी है। ठीक है, जनरल एंट्रीज करनी है, ज्यादा जनरल एंट्रीज नहीं करनी होंगी हमें। सबसे पहली बात की उन्होंने हमसे गुडविल की, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट के अंदर करीम शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चे देखिए, करीम शेयर ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो पूरी फर्म की गुडविल 3,50,000 है, ठीक है, और करीम का शेयर है फर्म के अंदर 3/10, क्योंकि रेशियो है हमारे पास 3:4:3, जिसमें करीम हमारा फर्स्ट पार्टनर ही है। तो यहाँ पे 3,50,000 इंटू 3/10 आप करेंगे तो करीम की गुडविल आपको मिलेगी 1,05,000 की। अब ये गुडविल कौन बेयर करेगा, कौन कॉम्पेंसेट करेगा इस गुडविल के लिए, गेनिंग पार्टनर, अपनी कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। अब क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी तरीके की कोई न्यू रेशो नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हमारे पास गेनिंग रेशो निकल कर आती है 4:3। तो आप एंट्री करेंगे सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया जा रहा है ये सारा पैसा, करीम को, तो टू करीम्स कैपिटल अकाउंट 1,05,000, जिसमें 1,05,000 इंटू 4/7 देगा सलीम, और 1,05,000 इंटू 3/7 देगा रहीम, ठीक है। तो ये आता है 60,000 एंड 45,000। लो बच्चे, गुडविल की एंट्री तो हो गई। अब बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट उन्होंने बोला था पिछले 4 साल का एवरेज निकालना होगा, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये सारे हमारे प्रॉफिट्स लिखे हुए 4 साल के, जिनका टोटल आ रहा है 6 लाख डिवाइडेड बाय 4,
तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो आ चुका है 1,50,000। अब आपको निकालना होगा करीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? 1,50,000 इंटू करीम का शेयर कितना बिजनेस के अंदर 3/10 इंटू कितने मंथ्स तक उसने सरवाइव किया 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई है। तो ये प्रॉफिट का शेयर आता है 22,500। अब आप इस प्रॉफिट को कौन से अकाउंट से पे ऑफ करेंगे? हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, रेशो चेंज नहीं हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आपको इस प्रॉफिट की पेमेंट करनी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। सिंपली आपने 22,500 दे दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी एंट्रीज अभी आपने करी फिलहाल, ये अक्टूबर 1 की एंट्री थी। अब अच्छा क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला कि 7,35,000 रुपए हमने पे करने हैं। किसको? हमें करीम के एग्जीक्यूटर को ये पैसा पे करना है। ठीक है, तो पहले हमें निकालना, तो पहले सारा करीम की कैपिटल का पैसा हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा? करीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो अक्टूबर 1 को ही हम यहाँ पर एक एंट्री पास करेंगे, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना बच्चे? 7,35,000। ठीक है, और अक्टूबर 15 को क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, तो आप लिखेंगे करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लीजिए, आपने पेमेंट भी कर दी। तो बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली थी कि जब जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन लिखा होता है तो बच्चे सिर्फ उतनी जनरल एंट्री करके आते हैं जितनी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली गुडविल और प्रॉफिट के लिए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन थी कि हमें करीम के एग्जीक्यूटर को पैसा देना है। तो बच्चे सिर्फ यही वाली एंट्री पास करके छोड़ देते हैं। बट बच्चे इस एंट्री से पहले आपको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी तो करने होंगे, आपको डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज भी तो करना होगा। तो ये वाली एंट्री आपको जरूर पास करनी है। ठीक है, तो बस ये थे हमारी जनरल एंट्रीज। तो इस तरीके से जनरल एंट्री का क्वेश्चन 4 नंबर तक में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। Trisha, Anisha and Rishika were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. 3 पार्टनर्स है हमारे पास। Their balance sheet as at 31st March was as follows। अब हमारे पास उनकी बैलेंस शीट भी है प्रॉपर एक। Trisha died, अब यहाँ पे डेथ हुई है त्रिशा की on 31st जुलाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड आपको देना क्या क्या है? द बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको उसकी कैपिटल का बैलेंस देना होगा। सैलरी एट द रेट 15,000 पर क्वार्टर, आपको उसको यहाँ पे सैलरी भी देनी है। देखो हर क्वेश्चन आपसे कोई एक नई बात बोलेगा। पिछले क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, यहाँ सैलरी आ गई है। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। ठीक है, आपको पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है उसके बेसिस पर। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। यहां पर भी आपको प्रॉफिट तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट से करनी है। ठीक है, त्रिशा विड्रू 20,000 ऑन फर्स्ट में फॉर पर्सनल यूज, आपको बनाना है त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए, अब जब भी हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? उन्होंने पहली चीज क्या बोली, क्या देना है? कैपिटल। यस, आपको उसकी कैपिटल का बैलेंस देना है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए कितना बैलेंस है। यस, आपके पास बैलेंस है 3 लाख का। ठीक है, नीचे पॉइंट्स पे आने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि एक बार बैलेंस शीट के ऊपर फिर से नजर डालो और ये देखो कि क्या कोई रिजर्व है क्या लायबिलिटी साइड में? क्या है? जनरल रिजर्व है 50,000 का। ठीक है, आपके पास एक जनरल रिजर्व है, तो इस जनरल रिजर्व में भी इसका हिस्सा है, क्योंकि भाई इसके प्रॉफिट में से भी बना होगा ये। तो आप इसको इसका हिस्सा देंगे जनरल रिजर्व में। टोटल रिजर्व कितना आपके पास? टोटल 50,000 है, जिसमें इसका शेयर कितना है? 2/5। तो इसको मिल गया 20,000, क्योंकि त्रिशा की रेशो कितनी थी? 2/5। अब आप एक बार एसेट साइड पे भी नजर डाल लो। कोई गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसा कुछ है क्या? वो कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई लॉस, कुछ नहीं है ना। अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो पॉइंट नंबर 1 का काम तो हमने कर लिया कि जो उन्होंने कहा था बैलेंस दे दो, हमने बैलेंस दे दिया है। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि सैलरी दे दो पर क्वार्टर के हिसाब से। 15,000। ठीक है भाई, सैलरी तो हम दे देंगे,
और ये पर क्वार्टर के हिसाब से। अब एक बात समझो कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसकी डेथ कब हुई है? 31 जुलाई को। और आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट क्वार्टर कब एंड हुआ होगा? एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून। जून में फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ, इसका मतलब उस पूरे क्वार्टर की हमने उसको सैलरी दे दी होगी कितनी? 15,000। अब नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से लेकर वो कब खत्म होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। बट उसकी डेथ हो गई है 1 महीने बाद ही, 31 जुलाई को, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 15,000 एक क्वार्टर की सैलरी है और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक मंथ की सैलरी कितनी हुई? 5,000। तो टोटल बेसिकली उसकी सैलरी कितनी बनती है? 20,000। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई? ठीक है, आप इंटेलिजेंट बच्चे से जल्दी समझ में आ गई। तो भाई ये हो गई 20,000 की उसकी सैलरी। अगला काम उन्होंने क्या कहा जी? गुडविल देनी है। तो गुडविल पहले कैलकुलेट तो कर ले, हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल तो है ही नहीं। तो गुडविल उन्होंने बोला कि एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले पिछले कितने साल का? पिछले 3 साल का। चलिए प्रॉफिट्स बताइए कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं? 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। हमारा एवरेज निकल गया 1.5 लाख, क्योंकि कितना निकलेगा? 4.5 लाख। 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 1.5 लाख। बट क्या अभी भी गुडविल निकल गई? नहीं जी, ट्वाइस बोला था, ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ गई? 3 लाख। बट उसमें भी त्रिशा का शेयर कितना है? वो उसका जो दे रखा है उससे कर दो डिवाइड। आपको निकालना होगा त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख 2 लाख इंटू उसका शेयर कितना है? 2/5। तो ये उस, हाँ जी, तो उसका आ गया 1,20,000। ठीक। अब ये गुडविल कौन देगा त्रिशा को? जो बाकी दोनों पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स। ऐसे नहीं बोलना कभी बाकी पार्टनर, क्योंकि रेशो चेंज हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आपने बोलना है कि गेनिंग पार्टनर्स देंगे उसको उसकी गुडविल। अब आप मुझे बता सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर कौन है और उनकी रेशो क्या है? ये अनुष्का और ऋषिका। आपके पास 2:2:1 से रेशो थी। त्रिशा की डेथ हो गई है, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन है आपके? गेनिंग पार्टनर्स। और ये है उनकी गेनिंग रेशो, क्योंकि रेशो चेंज नहीं हुई है, तो कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है। तो गेनिंग पार्टनर्स है हमारे पास अनीशा एंड ऋषिका। और दूसरे का नाम क्या है? ऋषिका। 80,000 चलेगा। हाँ, एक कैसे निकालना है आपने? 1,20,000 इंटू 2/3 और इधर 1,20,000 इंटू 1/3। तो यह आएगा आपका 80,000 और 40,000। ठीक है भाई। लास्ट काम आपको क्या करना है? आपको उसको उसका प्रॉफिट देना है। क्या रेशो चेंज हुई है? प्रॉफिट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं? नहीं। कौन से अकाउंट से प्रॉफिट दोगे? आप देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। अब कंडीशन क्या थी? क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। कंडीशन थी लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था आपका? यही लास्ट ईयर प्रॉफिट ही है। आपने 3 साल के प्रॉफिट यहाँ लिखे हुए तो है। ये रहा आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट 1.5 लाख का। तो आपने किया 1.5 लाख इंटू उसका शेयर कितना है बिजनेस में? 2/5। कितने मंथ तक? जुलाई, हाँ 4 महीने। 4 महीने, क्योंकि जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई। बताइए कितना आएगा? 20,000। श्योर? तो ये आएगा आपका प्रॉफिट 20,000। बस पॉइंट में आपके पास दे रखा है कि उसने 1 मई को 20,000 रुपए निकाले भी थे। अब पता है यहाँ पे आपको इस डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ही नहीं है, और जब रेट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना भी नहीं है। तो सिंपली आप लिखेंगे टू त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये आप कैसे निकाल पाएंगे? बैलेंसिंग फिगर से। चलिए बताइए अब जरा टोटल करते हैं। 40। इधर आया आपका 4,80,000 और इधर भी 4,80,000 और 20,000 आप माइनस करेंगे तो कितना पैसा देना होगा आपको? 4,60,000। ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास ये गुडविल वाला केस नहीं था, सैलरी नहीं था, जनरल रिजर्व नहीं था। इस वाले केस में हमने ये सब चीजें भी कवर अप कर ली। ठीक है। सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, विच इज क्वेश्चन नंबर 32। और लास्ट होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग भी है, इसमें कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो स्टार मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट लिख कर चलिएगा। ठीक है बच्चे। सो क्वेश्चन इज XYZ were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1 on 31st March 2023. their balance sheet was as follows। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट दे रखी है।
वाई डाइड ऑन 30th जून 2023। न्यू अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि वाई की डेथ हुई है आफ्टर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। तो जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें हमें ध्यान रखना है कि 3 मंथ्स का कंसिडरेशन हमें लेना होगा। प्रॉपर आपको गुडविल के लिए एक एडजस्टमेंट दे रखी है जहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी कुछ बात हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, वाई शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है, वाई शेयर इन प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, एंड प्रिपेयर द वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर करनी है। हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? बाकी सारे काम तो बात के होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम खाता खोलते हैं। तो जरा इसके खाते में भी देखते हैं कि कितना बैलेंस रहा था। सो बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर वाई का बैलेंस दिख रहा होगा। तो सबसे पहली एंट्री आप करेंगे बाय बैलेंस बीडी, जहां पर वाई का बैलेंस है 7 लाख रुपीस का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम बैलेंस शीट को ही कंसिडर करेंगे जहां पर हमें वाई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो अगर आप लायबिलिटी साइड में देखें तो आपके पास एक जनरल रिजर्व है और उस जनरल रिजर्व में हमारे वाई का भी हिस्सा है। तो आप हमारे वाई को भी उसका रिजर्व देकर चले। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, 60,000 का वो रिजर्व है इनटू 2/5, तो इट कम्स आउट टू बी 24,000। तो ये आता है 24,000। अब उसके बाद आप एसेट साइड की तरफ भी देखते हुए चलिए तो वहां पर आपको एक नई चीज दिख रही है, एडवांस टू वाई। अब याद है जब मैंने फॉर्मेट समझाया था तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि समटाइम्स आपको यहाँ पे पार्टनर्स लोन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कभी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो या फिर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो। तो हमें कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, आप फर्म की बैलेंस शीट देख रहे हो तो फर्म की लायबिलिटी कब होगी? जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया होगा। और फर्म के लिए एसेट कब होगा? वो जब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया होगा। तो यहाँ पर एसेट साइड में वाई को एडवांस दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि ये लोन वाई ने ले रखा था फर्म से, तो अब फर्म उससे ये लोन लेगी वापस। तो इस लोन को आप ट्रांसफर करेंगे वाई के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड का मतलब है कि आप उसकी कैपिटल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे टू एडवांस टू वाई, जिस नाम से भी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था आप उसी नाम से इसकी एंट्री करेंगे। तो ये 7 लाख रुपीस का लोन था जो वाई ने ले रखा था। ठीक है बच्चे, अब उसी साइड में अगर आप देखें तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिख रहा है जो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसमें से वाई का भी कुछ हिस्सा है, तो उसके अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। 3,20,000 का टोटल लॉस है जिसमें वाई का हिस्सा है 2/5। ये आएगा आपका 1,28,000। अब हमने बैलेंस शीट का काम तो कर लिया है। अगला काम हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाई शेयर ऑफ गुडविल। पढ़ लेते हैं जरा पॉइंट्स क्या कहते हैं। That goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of 5 years। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है और उसे 2 से करना है मल्टीप्लाई, जिससे आपको मिलेगी गुडविल ऑफ द फर्म। उसके बाद प्रॉफिट्स आपको दे ही रखे हैं पिछले 5 साल के। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास 4,40,000, 2,20,000, 1,60,000 प्लस 1 लाख और माइनस 3,20,000। अब ये मैंने माइनस 3,20,000 क्यों किया है? क्योंकि आपके पास लास्ट ईयर था लॉस 3,20,000 का, तो लॉस को हमें क्या करना होता है? माइनस। तो इसका टोटल आता है हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो चुका है 1,20,000 का। हमें कैलकुलेट करनी थी गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमारी आई 1,20,000 इंटू 2 विच मीन्स 2,40,000। उसके बाद हमें निकालनी थी वाई शेयर ऑफ गुडविल, जो आप कैसे निकालेंगे? 2,40,000 इंटू 2/5। तो इसकी गुडविल का शेयर आता है 96,000। ठीक है, अब ये गुडविल उसे देगा कौन? भाई क्वेश्चन में न्यू रेशो की बात हो ही नहीं है, कोई अलग से कंडीशन नहीं है। तो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वही हमारे गेनिंग पार्टनर्स कहलाते हैं और वही अपनी बची हुई रेशो में इस गुडविल को कॉम्पेंसेट करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 96,000 इंटू 2/3, क्योंकि उनकी रेशो बचती है 2:1। उसके बाद Z की गुडविल आती है 96,000 इंटू 1/3 विच मीन्स 32,000। तो इन दोनों ने इसको कॉम्पेंसेट कर दिया है उसकी गेनिंग रेशियो में उसकी शेयर ऑफ गुडविल के लिए। आप चाहे तो डायरेक्टली बाय एक्स एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट लिख के सीधे 96,000 भी लिख सकते हो। अब हमें सेकंड कैलकुलेशन करनी है किस चीज की? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस की।
अब हम अगर इससे आगे पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है दैट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 till his death was to be calculated on the basis of profit or loss for the last year ended 31st March 2023। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि आपको जो वाई को प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका शेयर आएगा वो आपको देना है लास्ट ईयर के बेसिस पर विच इज 31 मार्च 2023। और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हुआ था आपको लॉस। तो क्योंकि आपको लॉस हुआ था और यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, रेशो चेंज नहीं हुई है, तो आप लॉस देंगे उसको कौन से अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वाई शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें लॉस हुआ था तो इस साल भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें लॉस ही होगा। तो 3,20,000 का लॉस था, उसमें वाई का शेयर है 2/5 और ये आप कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स के लिए। ठीक, तो ये आएगा आपका 32,000 जिसकी एंट्री आप करेंगे यहाँ पर 32,000। ठीक है, सो क्वेश्चन में हम सब कुछ कर चुके हैं, बस लास्ट का हमारा क्या होता है? बैलेंस निकालना कि कितना पैसा एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। बट क्या हमेशा एग्जीक्यूटर को पैसा देना ही होता है? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि एग्जीक्यूटर से पैसा लेना भी पड़ता है। भाई हो सकता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका बैलेंस फर्म के टुवर्ड्स निकल जाए कि उसने फर्म को पैसा देना था। आप खुद देखो ना, 7 लाख रुपए का तो उसको लोन ही था। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी लाइबिलिटी निकले फर्म के टुवर्ड्स, तो ऐसे में वही एग्जीक्यूटर पे करेगा उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि जब वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लगता है तो लॉस में भी उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चे तो इस साइड का आपका टोटल पता है कितना आ रहा है? इस साइड का टोटल आ रहा है 8,60,000 और इस साइड का टोटल है 8,20,000। तो ये बात सीधी सी हमें पता चल रही है कि यहाँ पर वाई ने फर्म को पैसा देना है और इस पैसे की भरपाई कौन करेगा? उसका एग्जीक्यूटर। तो आपने ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जिसके अंदर एग्जीक्यूटर को पैसा भरना पड़ रहा है, यहाँ पे फर्म के टुवर्ड्स जो है वो पेमेंट निकल कर आ रही है। तो 8,60,000 में से 8,20,000 आप माइनस करेंगे तो 40,000 का ये बैलेंस निकल कर आता है। तो इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको 3 बातें बताई जो थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक तो था हमारे पार्टनर का लोन, मतलब हमेशा आपको ये चीज देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये थोड़ी सी हट के ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो एक पार्टनर का लोन प्लस यहाँ पे हमने देखा कि कई बार लॉस की कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती है कि अगर लास्ट ईयर लॉस हुआ है तो इस साल भी उसको लॉस ही कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करना है, उसको प्रॉफिट नहीं मानना है। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि एग्जीक्यूटर ने पेमेंट देनी है अब यहाँ पर किसको? फर्म को, ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीज पार्टनर। तो बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसी के साथ जो आज का टॉपिक है हमारा वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक टॉपिक है ये, कि जरूर ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब आप अपने हाफ ईयरलीज के लिए भी प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो बच्चे इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। लिमिटेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस करा रही हूँ लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराती हूँ। ठीक है बच्चे, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और हर एक टॉपिक जो मैं करा रही हूँ उसकी बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चे, हमारे पास रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली हमने लास्ट क्लास में सीखा कि किस तरीके से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। बेसिकली वो अकाउंट बना के हम ये निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके एग्जीक्यूटर को हमें कितना पैसा पे करना है, कितना अमाउंट उसे पे किया जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम उसे उसका पैसा इमीडिएटली पे कर दें या फिर हम उसे लोन में ट्रांसफर कर दें। यानी तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम उसे उसका पैसा इमीडिएटली पे कर दें या हम उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दें और बाद में कभी हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहेंगे। सेम काम डेथ ऑफ अ पार्टनर में है, जब आपको डिसीज पार्टनर का पैसा देना है एग्जीक्यूटर को, सेम यही काम रिटायरमेंट में भी होता है। हमने रिटायरमेंट में भी देखा कि जिस पार्टनर की रिटायरमेंट होती है हम उसका एक अमाउंट निकालते हैं कि कितना ड्यू है, वहां पर भी या तो डायरेक्टली पे कर देंगे या उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली दोनों ही केसेस में हमारे फर्म की लाइबिलिटी अराइज होगी अगर हम लोन में ट्रांसफर करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है कि लोन अकाउंट बनता कैसे है, चाहे रिटायरिंग पार्टनर का हो चाहे डिसीज पार्टनर का हो, हमारा जो करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास रिटायरमेंट के अंदर, पेज नंबर 5.78, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सो क्वेश्चन इज
Ashok, Bhaskar, Chaman were in partnership, sharing profits and losses equally. Bhaskar retires from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of rupees 3 lakh as on 1st April 2020. उन्होंने आपको एक यहाँ पे बात बताई कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि भास्कर की रिटायरमेंट हो चुकी है, तो भास्कर के कैपिटल का बैलेंस 3 लाख रुपए है 1 अप्रैल को। ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है कि बैलेंस 1 अप्रैल का है, ठीक है। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये 3 लाख रुपए आपने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? हर साल 1-1 लाख रुपए दोगे, ठीक है। और कितने इंटरेस्ट के साथ? 10% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ। सो यू हैव टू प्रिपेयर द भास्कर्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो आपको लोन अकाउंट बनाना है और अपना जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे आप कब करेंगे? 31st मार्च को। तो बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह आपको इसको लेके चलना है। तो लाइबिलिटी किस साइड बढ़ती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। लाइबिलिटी किस साइड इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब आपने भास्कर के कैपिटल से भास्कर के लोन में अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, तो आपने जर्नल एंट्री पास करी होगी, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर्स लोन अकाउंट। तो भास्कर का लोन अकाउंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो जरा उसका नामकरण कर देते हैं कि अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2020 अप्रैल 1 आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे भास्कर की कैपिटल का बैलेंस जो अब बन चुका है आपका लोन। तो आपने यहाँ लिखा बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लोन कितने का है? 3 लाख। 3 लाख का, ठीक है। अब भाई आपने क्या किया? पूरे साल उस पैसे को इस्तेमाल किया, और पूरे साल जब आपने पैसे को इस्तेमाल किया तो अब क्या देना बनता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपकी फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है, क्योंकि आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। बट पे करने से पहले ना उस खर्चे को ड्यू करना होता है। पहले हमें उसको अपना एक्सपेंस बनाना होता है, अपनी लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पैसे पे इंटरेस्ट भरेंगे? 10% अमाउंट 3 लाख पे। आपने पूरे साल 3 लाख रुपए इस्तेमाल करे हैं, तो 3 लाख का आप निकालेंगे 10%। तो ये कितना आया आपका? 30,000। उसके बाद आप करने जा रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट पे। पहली किस्त आपको देनी है। बताइए आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1 लाख रुपए की। तो आप इंस्टॉलमेंट तो पे करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख की। एट द सेम टाइम आप साथ में क्या पे करेंगे? 30,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो टोटल आपने पे किया होगा 1,30,000। उसके बाद आपने देखा कि अब इस साल के एंड में लोन का बैलेंस कितना बचा है? कितना बचना चाहिए भाई? 2 लाख। बिल्कुल सही बात है। तो 3,30,000 में से आप 1,30,000 माइनस करेंगे तब भी वही दिखेगा जितना आपका लोन का बैलेंस है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है आपको, इंटरेस्ट ड्यू करना है। बताइए कितना इंटरेस्ट ड्यू करेंगे आप, कितने अमाउंट पे? अब आपने इस साल पैसा इस्तेमाल किया 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। अब आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है फिर से इस साल। बताइए कितने की इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे? फिर से 1 लाख की इंस्टॉलमेंट और 20,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल आपने इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी विद इंटरेस्ट? 1,20,000। बैलेंस कितना बचना चाहिए हमारे पास अब? हाँ जी 1 लाख। तो देखो दोनों साइड का टोटल भी आपका मैच होता चलता है, लॉजिक भी आप क्लियर करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 फिर से आपने क्या ट्रांसफर किया? बैलेंस ट्रांसफर किया बाय बैलेंस बीडी। अब कितना बैलेंस बचा है हमारे पास? 1 लाख। अब इस साल कितने पे इंटरेस्ट पे करोगे? भाई 1 लाख पे करोगे, क्योंकि अब तो आप 1 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहे हो इस साल। तो 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। बताइए इस साल की इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेंगे आप? 1 लाख प्लस 10,000 जी 1 लाख और साथ में 10,000 का इंटरेस्ट, यानी कि 1,10,000। बताइए कोई बैलेंस बच रहा है? 3 लाख पे करने थे, 3 लाख के 3 लाख आपने 3 साल में पे कर भी दिए हैं। तो लास्ट ईयर में आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा, तो आपका अकाउंट हो गया ये क्लोज, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक लोन अकाउंट का क्वेश्चन था आपका। अब मैं 1-2 टाइप और कराती हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37।
राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000। अब राकेश की रिटायरमेंट हुई है, उसको हमने पैसा देना है 90,000 एंड इट वाज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। अब उसको हम पैसा दे कैसे रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने उसको 30,000 रुपए दे दिए। 90,000 टोटल अमाउंट हमने पे करना था, उसमें से 30,000 हमने पे ऑफ कर दिया है। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड द बैलेंस एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट वाज पेबल एट 10% पर एनम। प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक आने के चांसेस कहाँ हैं वो सुनो। सबसे पहले उन्होंने जो लाइन लिखी ना कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने 90,000 रुपए पे करने हैं। अब बच्चा क्या करता है, इसने देखा कि इतना पैसा पे करना है, वो उतना ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद अपनी आगे की कहानी शुरू करता है। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो 90,000 देना था, जिसमें से 30,000 रुपए आपने दे दिए और कहा बैलेंस देंगे इंस्टॉलमेंट में। तो बेसिकली लोन कितने का हुआ? लोन तो 60,000 का हुआ ना। आपने 30,000 तो पे ऑफ कर दिए होंगे उसको, आप 60,000 के लिए लोन अकाउंट बनाओगे, क्योंकि आप लोन अकाउंट में सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करोगे जितना आपको फ्यूचर में पे करना है। जो आपने इमीडिएटली पे कर दिया उसको आप यहाँ पे क्यों लिखोगे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखते हुए करनी है वो ये कि अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है इस केस में। ठीक है, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आया वहां से आपके पास? 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कितने का इंटरेस्ट आप ड्यू करेंगे भाई? 10% का इंटरेस्ट पे करना है। आपने पूरा 60,000 इस्तेमाल किया तो 6,000 का। अब क्वेश्चन में ना उन्होंने ये नहीं बताया कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। उन्होंने बोला इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने बता दी कि सेम है, 26,000 ही पे करना है। बट इस प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना पे करना है ये नहीं पता आपको। उन्होंने सीधे बताया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 26,000 पे करना है। तो वो तो अंडरस्टूड है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अगर 26,000 है, 6,000 का इंटरेस्ट बैठता है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की रही होगी? 20,000 रुपए की। ठीक है, तो वो हमें ऐसे अलग से करके दिखाना नहीं है, आपको तो सिर्फ टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट से मतलब है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना गिवन है? 26,000। आप चाहें तो इसको अलग अलग करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 66,000, उसमें से 26,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 40,000। अब आए हम सेकेंड ईयर पे। अब सेकेंड ईयर में फिर से बाय बैलेंस बीडी, कितना आपके पास? 40,000। अब बताइए आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? यहाँ पे आप पे करेंगे 40,000 का 10%, यानी कि कितना? 4,000। अब क्या आपको यहां पर भी इंस्टॉलमेंट निकालने की जरूरत है? नहीं। उन्होंने इस क्वेश्चन में भी सेकेंड ईयर के लिए भी उन्होंने बता दिया है कि कितने की इंस्टॉलमेंट आप पे करने वाले हैं? 26,000 की। उन्होंने बोला था फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000, तो दोनों तरफ आपने 26,000 लिख दिया। अब 44,000 में से 26,000 आपने माइनस किया तो कितना बचा? 18,000। अब यही बनेगा आपका थर्ड ईयर का बैलेंस। तो यहां लिखोगे आप बाय बैलेंस बीडी, कितना? 18,000। और उसके बाद हाँ इंटरेस्ट ड्यू करोगे 18,000 का 10%, 1800। अब बताइए क्या उन्होंने थर्ड इंस्टॉलमेंट दी थी आपको क्वेश्चन के अंदर? नहीं, उन्होंने बोला था थर्ड इंस्टॉलमेंट जितना बैलेंस बचे उतना दे देना। भाई पूरा का पूरा यही बैलेंस है, 18,000 रुपए और 1800 की इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर आप कितना पे करेंगे बैंक अकाउंट से? 19,800, क्योंकि 18,000 अभी लोन अमाउंट बचा हुआ है और 1800 का इंटरेस्ट। तो लो खत्म हो गया आपका, थर्ड ईयर तक ही आपको पेमेंट करनी थी। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंट था कि वहां पे इंस्टॉलमेंट हमें पता थी प्रिंसिपल अमाउंट की, यहाँ पता नहीं थी, हम बैलेंस निकालते हुए चले गए। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ लोन अकाउंट है। अब तक जो हमने लोन अकाउंट के क्वेश्चन किए उसके अंदर अकाउंटिंग ईयर लोन का भी और हमारा भी सेम था। हमारा फाइनेंशियल ईयर मतलब हम जिस डे पर अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं प्लस जिस दिन लोन का अकाउंट क्लोज हो रहा है वो सेम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी हमें। बट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमारा लोन का ईयर अलग होगा और हम अकाउंटिंग ईयर अलग टाइम पे क्लोज करें। भाई हम तो 31 मार्च को ही करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि डेथ वाले केस में क्या होता है, देखो रिटायरमेंट में तुम्हें पता है कि रिटायरमेंट प्लान होती है, या तो बिगनिंग में होगी या एंड में होगी, बट डेथ को तो हम प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेथ क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है कभी भी, तो जिस दिन डेथ हो गई उसी दिन से लोन अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। तो वहां लोन का जो अकाउंटिंग ईयर है
होगा वो अलग होगा। तो देखो जरा, हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है हमारे पास, बैक क्वेश्चन नहीं था इसका। A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. C died on 30th June 2016. अब देखो यहाँ पर 3 पार्टनर थे ABC, C की डेथ हुई है 30 जून को। ये तो भला मानुष है कि 30 जून को ही मरा, बीच में डेज वाइज के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। After all necessary adjustment in capital account showed a credit balance of 70,600. 70,600 रुपए हमें उसको पेमेंट करनी थी जिस पार्टनर की डेथ हुई, उसकी कैपिटल का बैलेंस है। C's executor was paid 10,600 on 1st July 2016. मतलब 60,000 ही पे करना है। हाँ जी, हमने 70,600 में से 10,600 पे कर दिए हैं एग्जीक्यूटर को, और बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। 30 जून से हमें स्टार्टिंग कर देनी है, वो भी 2017 से, विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन द अनपेड अमाउंट, एंड द फर्म क्लोजेस इट बुक्स ऑन 31st March every year. तो ये easy है। So prepare C's executor account till the amount is finally paid. तो आपको C का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब प्रीवियस केस में भी कुछ ऐसा था कि 90,000 का लोन था, 30,000 की पेमेंट हुई, 60,000 का लोन था, तो आपने सिर्फ 60,000 ट्रांसफर किए, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ लोन अकाउंट बना रहे थे, उसका कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे थे। पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में हो चुकी होगी। बट डेथ के केस में पता है क्या होता है, आप सारा का सारा पैसा सबसे पहले तो एग्जीक्यूटर में ही ट्रांसफर करते हो, जो और दे दिया है उसको भी इंक्लूड कर। जी हाँ, जितना टोटल अमाउंट उसके कैपिटल का बैलेंस था ना, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होता है। हाँ जी, और वहीं से पेमेंट होती है। हाँ, पेमेंट हमें यहीं पे इसी अकाउंट से उसको करके दिखानी है। तो बस देखो रिटायरमेंट से डेथ में क्या चेंज आया कि वहां अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके कैपिटल अकाउंट में पेमेंट कर दी होगी, इसलिए लोन में ट्रांसफर नहीं किया आपने उस चीज को, बट यहाँ आपको ये काम करना पड़ेगा। तो 2016 जून 30 को हुआ क्या भाई, एक पार्टनर की डेथ हुई, किसकी, सी की डेथ हुई, तो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बना रहे हैं। तो यहां आप सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, पूरा का पूरा 70,600, ठीक, 1 जुलाई ना, ठीक है। लेकिन आपने उसके अगले ही दिन उसको पेमेंट कर भी दी है, कितने की, 10,600 की। तो देखो आपने 10,600 पे कर दिया। अब बताओ मुझे लोन कितने का रह गया है, 60,000 का। 70,600 में से आपने 10,600 पे कर दिया तो 60,000 का लोन है। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे अपना अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज करेंगे, बताइए। अगले 2017 मार्च तक में। बिल्कुल सही, हम मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ इंटरेस्ट आप कितने अमाउंट पे ड्यू करेंगे, 60,000 ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई कि 60,000 पे 10%, बट मंथ्स, क्या पूरे महीने के लिए? आपने वो पैसा सिर्फ इस साल, अगर मैं इस साल की बात करूं, आपने वो पैसा सिर्फ इस साल 9 मंथ्स तक यूज किया, तो यहाँ इस साल आप इंटरेस्ट भी 9 मंथ्स के लिए ही लगाएंगे, ठीक है। तो 4,500 का इंटरेस्ट आ गया। आपने इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, 31 मार्च को। क्या लिखा है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है 30 जून 2017 को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब 30 जून 2017 इसी साल में आएगा या अगले साल में आएगा, अगले साल में आएगा ना। तो इसका मतलब अभी फिलहाल कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाएगी। आपने सिर्फ इस साल जितना पैसा इस्तेमाल किया, जब तक इस्तेमाल किया वहां तक का इंटरेस्ट निकाल के आपने छोड़ दिया है, और बाकी का आप यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी। तो आपका बैलेंस निकल कर आया 64,500, आपने इधर के टोटल में से 10,600 माइनस करा, आपका बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2017, और यहां पे आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं बाय बैलेंस बीडी, कितना, 64,500। अब आप मुझे बताइए कि इस साल आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है, 30 जून 2017 को यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। अब आप मुझे बताइए कि आपने कितने टाइम तक इस साल भी वो पैसा इस्तेमाल किया होगा। आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी थी, 60,000 का लोन था, तो इसका मतलब 20-20 हजार रुपए की एक इंस्टॉलमेंट हुई। तो आपने ये जो 60,000 रुपए हैं, क्या इस साल भी 3 महीने और इस्तेमाल नहीं करे? आपने पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को पे करनी है 20,000 की। 30 जून तक भी आप 60,000 इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने 9 मंथ्स का तो उस पर इंटरेस्ट यहाँ लगा दिया है, बट अभी भी इस साल भी क्योंकि आपने उसको 30 जून तक इस्तेमाल किया है, तो 30 जून तक का इंटरेस्ट भी लगाओगे। यही तो है वो बात जिसके लिए क्वेश्चन करा रही हूँ। भाई देखो,
आपको इसी चीज के लिए क्वेश्चन मैं करा रही हूं कि यहां पर इंटरेस्ट देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आप पे पूरे 6,000 ही कर रहे हो 60,000 का 10%, बट उसे पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो लोन का ईयर है वो अलग हो चुका है। लोन का ईयर आपका चल रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक अगले साल के, और आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो आप तो अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ ड्यू कर दिया, पे नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे करोगे जब पूरा साल हो जाएगा। बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट आपने यहाँ ड्यू किया, अब उसे यहाँ पे करोगे। पे आप पूरा 6,000 ही कर रहे हो, देखो 4,500 यहाँ का और 1,500 यहाँ का, तो टोटल इंस्टॉलमेंट आपने पे करी 26,000 की। ठीक है भाई, 2018 मार्च 31 को अब आप निकालेंगे बैलेंस, पर अभी मत निकालो बैलेंस, अब इस साल का भी तो इंटरेस्ट ड्यू करके चलो। 40,000। अब क्या करेंगे, 60,000 में से 20,000 आपने पे कर दिए हैं। अब कितना पैसा इस्तेमाल करो इस साल, 40,000। बट वो 40,000 आपने कितने टाइम तक इस्तेमाल किए? हाँ, ये 40,000 भी आपने कितने महीने तक इस्तेमाल करे हैं? सिर्फ 9 मंथ्स तक। क्यों? क्योंकि 30 जून को पे किया आपने 20,000, उसके बाद से आप 40,000 इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 3,000। तो अब बैलेंस बताइए कितना निकल कर आएगा? तो देखिए बैलेंस निकल कर आ चुका है 43,000, और आपने 69,000 वहां का टोटल, उसमें से 26 माइनस किया, 43 बैलेंस आ गया। अब यही काम आपको करना है नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 अगेन बाय बैलेंस बीडी। कितना ट्रांसफर करेंगे? इस साल भी आपको यही काम करना है भाई, 2019 जून 30। अब आपने 40,000 कब तक इस्तेमाल करे? वही तो 3 महीने। 3 महीने तक। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 1,000 आ गया आपका इंटरेस्ट। उसके बाद 2019 में जून 30 को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करने जा रहे हो टू बैंक अकाउंट, फिर से 20,000 आपने इंस्टॉलमेंट पे करी और 4,000 का इंटरेस्ट। 4,000 कैसे? 3 और 1 4, तो टोटल 24,000। अब साल फिर से आपने वही काम करना है। अब भाई 40 में से 20 आपने फिर दे दिए, कितने बचे आपके पास? 20,000। तो 20,000 का 10% फिर से वही 9 मंथ्स के लिए 1,500। ठीक, और अब की बाद आपने क्या करना है? बैलेंस निकालना है 2019 मार्च 31, 45,500 टोटल हुआ, और माइनस करके आपका कितना आ जाएगा? ये 21,500। अब ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं लास्ट ईयर कराती हूँ। अब लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस था 21,500, वो इस ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बचा। इंटरेस्ट हम 9 मंथ्स का ऑलरेडी लगा चुके हैं 20,000 पे, तो रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, जो कि आएगा आपका 500। ठीक है, अब क्योंकि ये लास्ट ईयर है, बस यही पैसा है जो हमें पे ऑफ करना है, विच इज़ 22,000। तो जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट बची, जो आपको जून 30 को पे करनी है, वो है 20,000 की इंस्टॉलमेंट और आपका 2,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो टोटल आपने पे ऑफ करे 22,000। तो बस, तो हमने यहाँ पे लोन के सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे। कुछ ऐसे थे जिसमें इंस्टॉलमेंट हमने खुद निकाली, कुछ ऐसे थे जिसमें इंस्टॉलमेंट गिवन थी, और कुछ हमने क्वेश्चन ऐसे करे जहाँ पर ईयर अलग अलग थे। तो लोन अकाउंट कंप्लीट।